हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फड़ी नागवंश के बारे में। फड़ी नागवंश का शासनकाल कब से कब तक था, इसकी राजधानी कहाँ थी, इनके जो शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उनका उल्लेख कहाँ से हमको मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था जो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने कलचुरी वंश को संपूर्ण रूप से कवर कर लिया है। अब हम लोग आज की क्लास में जो फोकस करेंगे वो हमारा फोकस रहेगा नागवंश में। ये नागवंश अगर ध्यान दें हम लोग, नागवंश में अलग अलग मध्यकालीन इतिहास में हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कलचुरी वंश को हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, एक रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा। सेम चीज जो हमारा नागवंश है, इस नागवंश को हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं। एक है आपका कवर्धा के फड़ी नागवंश और दूसरा है चक्रकोट के छिंदक नागवंश। ठीक है, दोनों नागवंश है, नागवंशीय शासक हैं। एक है फड़ी नाग और दूसरा है छिंदक नागवंश। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास में हम लोग सोमवंश है, जिसको प्राचीन इतिहास में भी देखे थे, जिसका दो वंश देखे थे सोमवंश में हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे उड़ीसा के सोमवंश और साथ ही कांकेर के सोमवंश। ठीक है, जबकि उसमें हम लोग किसने देखे थे, तो सिरपुर के पांडुवंश या सोमवंश और मैकल के पांडुवंश या सोमवंश देखे थे। मध्यकालीन में हम लोग उड़ीसा के सोमवंश और कांकेर के सोमवंश को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद काकतीय। काकतीय याद रखिएगा, ये मध्यकालीन का ही भी भाग है और आधुनिक इतिहास का भी भाग है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है, नागवंश हमारा फोकस रहेगा, जिसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे आज की क्लास में फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था, इसकी अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा जो कवर्धा है, इस कवर्धा में फड़ी नागवंश वाला जो शासन करते थे। ठीक है, कब से कब तक शासन चाल था, तो 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य इन लोगों का शासन था कवर्धा वाले क्षेत्र में। क्लियर है? मध्यकालीन इतिहास में हम लोग इतने वंशों को जानते हैं, जिसमें रतनपुर में रतनपुर के कलचुरी थे, यहाँ रायपुर में रायपुर कलचुरी रहेंगे, कांकेर में सोमवंश, इधर पहले चक्रकोट या भ्रमरकोट में छिंदक नागवंश, और इनको पराजित करने के बाद यहाँ स्थापित हुए कौन, बस्तर के काकतीय वंश। इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी, मैं ये वाला जो स्लाइड है इसको मैं कवर करा चुका हूँ। तो हम लोग अब सीधे मुद्दे में आते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश के बारे में सबसे पहले क्या चीज जानना है कि इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। कब से कब था, तो शासनकाल था 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी। राजधानी की बात करें तो आपको पता है राजधानी कहाँ होगी, कवर्धा, जो वर्तमान का कबीरधाम है। तो राजधानी कहाँ थी इनकी, कवर्धा थी। इनके धर्म की अगर हम लोग बात करें, फड़ी नाग, अब ध्यान से देखेंगे नाग किस में रहता है, तो शंकर भगवान में। ठीक है, उनके गले में धारण करते हैं। तो ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो याद रखिएगा शैव धर्मावलंबी थे, मतलब भगवान शंकर के उपासक थे। अब ये धर्मावलंबी को हम लोग क्यों देखते हैं, देखिए तीन आपके धर्म मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन में, हिंदू धर्म में। कौन कौन सा, एक होते हैं शैव धर्मावलंबी अर्थात भगवान शिव के उपासक, दूसरे होते हैं वैष्णव धर्मावलंबी अर्थात भगवान विष्णु के उपासक, और तीसरे होते हैं शाक्त धर्मावलंबी अर्थात माता जो दुर्गा माता है, सती माता है, पार्वती माता है, उनके उपासक रहेंगे। क्लियर है? तो फड़ी नागवंश वाले जितने शासक मिलेंगे आपको शैव धर्मावलंबी मिलेंगे, अर्थात इनके द्वारा जो भी मंदिर बनाए जाएंगे वो कैसे मंदिर होंगे, भगवान शिव के मंदिर होंगे। वहां से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म अवलंबी थे। ठीक है, बात करें इनके संस्थापक की, तो इनके संस्थापक का नाम या इनके आदि पुरुष का नाम मिलता है अहिराज। क्लियर है? ये अहिराज कौन है, इनके माता कौन थे, इनका पिता कौन थे, आगे हम लोग वो सारा चीज समझेंगे। लेकिन अभी समझिए इनके संस्थापक, फड़ी नागवंश के संस्थापक कौन है, अहिराज। अहिराज एक सांप का ही नाम है। ठीक है, तो फन वाला जो नाग है, फड़ी नाग अर्थात फन वाला नाग, वो कौन सा है, अहिराज। ऐसा करके याद रख लीजिएगा, वहां से इस वंश की उत्पत्ति होती है। इनके जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं मोनिंग देव। इन मोनिंग देव को रायपुर के जो कलचुरी या लहुरी शाखा के जो रामचंद्र देव हैं, ठीक है, जो ब्रह्मदेव राय के पिता थे, उनके द्वारा इनको पराजित कर लिया जाता है मोनिंग देव को, और इस वंश की समाप्ति हो जाती है। क्लियर है? फड़ी नागवंश के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो इनके 3-4 साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो मुख्य साक्ष्य माना जाता है वो है मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख। इसमें याद रखिएगा इस वंश के 24 शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है मड़वा महल शिलालेख से, वंशावली मिलती है। इसलिए ये फड़ी नागवंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। कौन सा, मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख। वास्तव में मड़वा महल जो है 16 खंभी महल भी कहा जाता है, शिव मंदिर है। ठीक है, इसको बनाया था अंबिका देवी ने, जो कलचुरी वंश की एक राजकुमारी थी। तो वो सारा डिटेल मैं उस पर्टिकुलर स्लाइड में बताऊंगा। बस इतना जानिए कि फड़ी नागवंश के बारे में हमको साक्ष्य कहां से मिलता है। पहला साक्ष्य मिलता है मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख। इस शिलालेख में हमको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, तो याद रखिएगा इस वंश की वंशावली मिलती है। दूसरा है पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष।
पुरातात्विक अवशेष से भी हमको ज्ञात होता है कि इस कवर्धा वाले क्षेत्र में, पचराही कहाँ है तो कवर्धा जिले में, याद रखिएगा कबीरधाम जिले में। तो यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष से भी हमको ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में फड़ी नागवंशीय शासकों का शासन रहा होगा। इसके अलावा पुजारीपाली शिलालेख में इस वंश का उल्लेख मिलता है, और साथ ही छपरी प्रतिमा लेख, याद रखिएगा छपरी एक गांव है, इस गांव में आपके मंदिर है। कौन सा मंदिर? छेरकी महल। इसके अलावा भोरम देव का मंदिर। तो यहाँ पे जो छपरी प्रतिमा लेख है वहां से भी इस नागवंश का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो फड़ी नागवंशीय शासक थे, अहिराज को छोड़ दिया जाए जो संस्थापक थे, उसके बाद मैं आपको बताया 24 शासक होंगे। तो धीरे धीरे करते हुए कुछ शासक ऐसे आएंगे आपके 5वें 6वें के बाद जो कलचुरियों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अर्थात किनके अधीन शासन करेंगे? तो ये रतनपुर के कलचुरियों के अधीन शासन करना प्रारंभ कर देंगे। उनके ये मंडलाधिपति बन जाते हैं। क्या बनते हैं? मंडलाधिपति। तो ये एग्जाम में पूछ लिया गया है ना, याद रखिएगा। फड़ी नागवंशीय शासक किनके मंडलाधिपति थे? तो याद रखिएगा रतनपुर के कलचुरी के, ना कि रायपुर के। और जब रतनपुर और रायपुर अलग अलग हो जाता है तो रायपुर के कलचुरी वाले इनको हरा देंगे, और इनके जो अंतिम शासक है उनको कौन हराएंगे? रामचंद्र देव। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ जो चीज आपको बताया, मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख से इनके 24 शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। थोड़ा सा हम लोग उसमें चले जाते हैं, फड़ी नागवंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, कहां से? तो मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख के अनुसार ये जानकारी हमको मिलती है। जो सबसे पहले शासक होंगे जिनको संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है वो कौन है? वो है अहिराज। कौन है? अहिराज। अहिराज के बाद अगले शासक बनेंगे राजबेल, फिर धरणीधर, उसके बाद महिलदेव, उसके बाद सर्ववंदन। याद रखिएगा सर्प नहीं है, ये सर्ववंदन है, या उनका एक और नाम मिलता है शक्तिचंद्र। इसके अलावा 6वें शासक आते हैं हमारे गोपाल देव। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है स्टार लगा दे रहा हूं। एक आपके अहिराज, दूसरे हैं गोपाल देव। उसके बाद गोपाल देव के बाद 7वें शासक बलदेव पाल, 8वें भुवनपाल, 9वें कीर्तिपाल और 10वें हैं जयपाल। इसके अलावा 11वें शासक बनते हैं महिपाल, उसके बाद विषयपाल, जनहुपाल, जनपाल, यशोराज देव, कन्हड़ देव, लक्ष्मी देव वर्मा, खड़ग देव, भूनैलमल देव और अर्जुन देव। इसके बाद अगले हमारे शासक मिलेंगे भीमदेव, भोजदेव, लक्ष्मण देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। याद रखिएगा मड़वा महल शिलालेख किसके शासनकाल का है? तो रामचंद्र देव के शासनकाल का है। इनके शासनकाल का है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव कौन थे? तो मोनिंग देव के पहले के शासक हैं। ठीक है, तो यहां से आप गिनते हैं, एक लाइन में मैं 5 रखा हूं, 1 2 3 4 5। तो 5 10 15 20 21 22 23 और 24 इन्होंने बनवाया था। तो यहां से लेकर अहिराज से लेकर रामचंद्र तक 24 शासक के यहाँ पे वंशावली मिलती है। और हमको खल्लारी शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। मोनिंग देव को किसने पराजित किया? तो मोनिंग देव को रामचंद्र देव ने पराजित किया। रायपुर के कलचुरी जो रहेंगे रामचंद्र देव, वो हराएंगे किसको? मोनिंग देव को। तो इस प्रकार से इतने 25 शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मड़वा महल से कितने शासक? तो 24। अहिराज और रामचंद्र के बीच में 22 शासक हैं, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल 24 शासक। इनका उल्लेख हमको कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा फड़ी नागवंश के जो मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख है वहां से इनका वंशावली हमको मिलता है। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं? तो पहला चीज याद रखिएगा अहिराज, ये संस्थापक हैं। दूसरे शासक याद रखिएगा गोपाल देव, और तीसरे रामचंद्र देव, और चौथा मोनिंग देव। ये 4 शासक एकदम कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। उसको याद करने का सिंपल सा कोड मैं बता दे रहा हूं, अगोरामन। ऐसे कर लीजिएगा, अ से अहिराज, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव और मन से मोनिंग देव। ये 1 नंबर में है, ये 6 नंबर में है, ये 24 नंबर है, ये 25 नंबर है। ठीक है, अब इस बीच में बाकी शासक होते हैं, इनका सिर्फ नाम हमको मिलता है। इनके बारे में कोई डेटा हमको प्राप्त नहीं होता, ना इनका कोई स्थापत्य हमको मिलता है, ना इनके कोई साक्ष्य मिलते हैं। इनका नाम हमको कहां से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है समग्र छत्तीसगढ़, उसमें ये नाम आपको मेंशन है। तो आपके पास अगर वो बुक होगा तो वहां से आप देख सकते हैं, सेम नाम आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करूं इस फड़ी नागवंश के शासकों की उत्पत्ति की, सिंपल सी एक स्टोरी है, स्टोरी समझिएगा। मैं आपको स्टोरी का प्लॉट बताते चल रहा हूं, साथ ही आपको स्टोरी को एनिमेट करके भी बता दूंगा। ठीक है, आज से लगभग मान के चलिए 1000 वर्ष पहले, 1000 साल पहले, मैकल श्रेणी में, ये आपका जो भोरमदेव का मंदिर है या कवर्धा वाला क्षेत्र है, किस रेंज में आता है? तो मैकल श्रेणी। इस मैकल श्रेणी में एक ऋषि हुआ करते थे। एक क्या होते थे? ऋषि। इस ऋषि का नाम क्या था? तो ऋषि का नाम था जातकर्ण।
क्या था? ऋषि का नाम जातकर्ण। इन जातकर्ण ऋषि के 3 संतान थे। कितने संतान? 3। 2 क्या थे? पुत्र थे और 1 पुत्री। जातकर्ण ऋषि हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ रहते थे? मैकल श्रेणी में रहते थे, ठीक है, उसी कवर्धा वाले क्षेत्र में। और उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। जो 1 पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? मिथिला। पुत्री का नाम क्या था? मिथिला। क्लियर है? जो ये मिथिला थी वो बहुत ज्यादा क्या थी? सुंदर और सुशील थी। यहाँ एक स्टोरी ये हो गया। लगभग 1000 साल पहले मैकल पर्वत श्रेणी पर एक ऋषि निवास करते थे। कौन से ऋषि? ऋषि का नाम था ऋषि जातकर्ण। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। पुत्री का नाम क्या था? मिथिला था, जो बहुत सुंदर और सुशील थी। अब थोड़ा सा कहानी में दूसरा प्लॉट। इधर नाग लोक, आप सुने होंगे नाग लोक, नागों के राजा वासुकी, ठीक है, तक्षक नाग, इस टाइप का नाम आप सुने होंगे। तो इस नाग लोक से राजकुमार आते हैं, नाग राजकुमार। उस राजकुमार का नाम क्या रहता है? तो याद रखिएगा, उनका नाम रहता है अहिनाग। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे शेषनाग। शेषनाग के पुत्र कौन है? अहिनाग। और इस अहिनाग, ये चूंकि क्या है? नागलोक से हैं, और ये क्या है? इच्छाधारी नाग हैं, अहिनाग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करते हैं? छुट्टी मनाने के लिए, वैकेशन के लिए नागलोक से कहाँ जाते हैं? पृथ्वीलोक में, जिसको मृत्युलोक भी कहा जाता है। पृथ्वीलोक या फिर मृत्युलोक। कौन आ जाते हैं? अहिनाग। क्लियर है? अब ये अहिनाग जब बाहर निकलते हैं अपने नागलोक से, तो अचानक एकाएक उनका दृष्टि पड़ जाता है किनके ऊपर? मिथिला के ऊपर। मिथिला जो है वो जंगल में या मैकल श्रेणी के पर्वतों में फूल लेने के लिए अपने पिता के साथ आई रहती हैं। क्योंकि ऋषि जातकर्ण थे, ये संध्या वंदन करते हैं। इनका नजर पड़ जाता है कि इनका अहिनाग का नजर पड़ जाता है मिथिला के ऊपर, और इनको पहली दृष्टि में ही क्या हो जाता है? उनसे प्रेम हो जाता है। धीरे से वो अपना प्रेम प्रस्ताव किनको प्रस्तुत करते हैं? मिथिला को। और उसके बाद उनके पिता जो ऋषि जातकर्ण हैं उनसे बात करते हैं, और इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। मिथिला और अहिनाग का विवाह हो जाता है। अब इन दोनों के शादी से एक संतान की प्राप्ति होती है इनको। उस संतान का नाम ये लोग क्या रखते हैं? अहिराज। याद रखिएगा, संतान का नाम क्या रखेंगे? अहिराज। अहि जो था, अहिनाग था, याद रखिएगा, अहिनाग था। उस अहिनाग का जो पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम क्या रख देंगे वो लोग? अहिराज। अहि का राजा, मतलब मेरा राजा बेटा, इस टाइप का वो। तो उस पुत्र का नाम क्या रख दिए? अहिराज। और इसी अहिराज को खड़ी नागवंश का संस्थापक या आदि पुरुष कहा जाता है। 2 नाम आप मिलेंगे, संस्थापक या फिर आदि पुरुष। कौन थे? तो अहिराज थे। अहिराज के पिता कौन थे? तो अहिनाग थे। और माता कौन थी? मिथिला। कहीं कहीं आपको शेषनाग सुनने को मिलता है, शेषनाग उसके दादा थे, ये मान सकते हैं। अहिनाग के पिता कौन थे? शेषनाग। तो आपका जो अहिराज जिस वंश की स्थापना करेंगे वो कौन सा होगा? फड़ी नागवंश। संस्थापक बनेंगे फड़ी नागवंश। इसी फड़ी नागवंश को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? अहि मिथिला वंश। अगर आपको कभी भी अहि मिथिला वंश बोल रहा है तो अहि मिथिला वंश बात हो रही है किसकी? फड़ी नागवंश की ही। मेरे ख्याल से ये कहानी आपको क्लियर है। तो इस प्रकार से ये स्टोरी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो फड़ी नागवंश में पहले जो हमारे शासक होते हैं, जो संस्थापक होते हैं, कौन होंगे? अहिराज। अहिराज कौन है? तो अहिनाग और मिथिला के पुत्र हैं, ठीक है। मिथिला कौन थी? तो आपको याद होगा, ऋषि जातकर्ण की पुत्री थी। फड़ी नागवंश के परंपरा में सर्वप्रथम राजा और संस्थापक किनको बताया गया है? तो अहिराज को बताया गया है। क्लियर है? इनके बारे में, इनका जो शासन क्षेत्र था वो यहाँ था। ये वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का कवर्धा आप मान सकते हैं, इस क्षेत्र में इनका शासन रहा होगा, ठीक है। इन्होंने किस वंश की स्थापना की? तो फड़ी नागवंश की स्थापना की। याद रखिएगा, फड़ी नागवंश का एक और नाम क्या है? तो अहि मिथिला वंश है। अहि इनके पिता का नाम था, मिथिला इनकी माता का नाम था, ठीक है। इसलिए इस वंश को अहि मिथिला वंश भी कहा जाता है। और अहि मिथिला के पुत्र कौन हुए? अहिराज हुए। अब आपको अगर वंशावली याद होगी तो हम लोग अहिराज के बाद में अगला नाम इंपॉर्टेंट जो बताया था वो थे आपके गोपाल देव। गोपाल देव कौन है? तो मड़वा महल शिलालेख के अनुसार ये वर्णित कौन से? 6वें क्रम के राजा थे। आपको याद होगा, पहले राजा अहिराज, फिर राजबेल, धरणीधर, महिलदेव, सर्ववंदन, और उसके बाद 6वें राजा बनते हैं कौन? गोपाल देव, ठीक है। मड़वा महल आपका अभिलेख से हमको क्या पता चला था? पहले राजा थे अहिराज, दूसरे राजबेल, तीसरा धरणीधर, चौथा महिलदेव, 5वां सर्ववंदन, और 6वें हमारे क्रम के राजा बनते हैं कौन? गोपाल देव। इनके बारे में हमको पता चलता है। क्लियर है?
गोपाल देव द्वारा एक इंपॉर्टेंट चीज किया गया इतिहास में, वो क्या था? 1089 1089 ईस्वी, या जिस कहीं कहीं बुक में आपको 11वीं शताब्दी भी लिखा रहता है। तो 11वीं शताब्दी में गोपाल देव ने कवर्धा के छपरी ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट है। किसने कराया? गोपाल देव ने कराया। अब ये अकेले मंदिर नहीं बनाएंगे, इनके एक सहयोगी रहेंगे, जो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है उनका भी उल्लेख मिलेगा। तो मड़वा महल अभिलेख में वर्णित छठवें राजा कौन थे? तो गोपाल देव थे। गोपाल देव ने क्या निर्माण कराया? तो गोपाल देव ने यहाँ पे आपके छपरी ग्राम में, कवर्धा के छपरी ग्राम में क्या? भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। जब भोरम देव मंदिर निर्माण हुआ उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे गोपाल देव। इनका सहयोग कौन करेंगे? तो याद रखिएगा, गोपाल देव का सहयोग करेंगे लक्ष्मण देव राय। छपरी प्रतिमा अभिलेख के अनुसार भोरम देव मंदिर के निर्माण में इनके जो सहयोगी होते हैं वो कौन होते हैं? लक्ष्मण देव राय थे। ये नाम भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में गोपाल देव नहीं है तो आप लक्ष्मण देव राय को लगाइएगा। ठीक है। कहां से हमको पता चलता है? इस छपरी में छपरी प्रतिमा लेख जो प्राप्त हुई है उसमें हमको पता चलता है कि इनके जो सहयोगी थे, इस मंदिर को बनाने में जो सहयोग प्रदान किए वो कौन थे? लक्ष्मण देव राय। गोपाल देव ने जो है वो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन शासन किया था। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 से लेकर 1090 था। अब देखिए इस समय ये बनवा रहे हैं इसको, इसका मतलब उनके अधीनता में थे तब ये मंदिर बना था, आपका भोरम देव का मंदिर। क्लियर है? क्या क्या जानना है? गोपाल देव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मड़वा महल अभिलेख में वर्णित छठवें राजा हैं। 1089 ईस्वी में इन्होंने छपरी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया और छपरी प्रतिमा लेख के अनुसार ही इनके सहयोगी कौन थे? लक्ष्मण देव राय थे। ये किनकी अधीनता स्वीकार करते थे? तो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम की अधीनता स्वीकार करते थे। अब बात करते हैं इनके द्वारा स्थापित मंदिर का, भोरम देव मंदिर, जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ये वो मंदिर है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1089 ईस्वी में किया गया था। कहां किया गया था? स्थान कहां है? तो याद रखिएगा, छपरी ग्राम। ये कहां है? आपके कवर्धा में या कबीरधाम जिले में। ठीक। भोरम देव मंदिर का जब निर्माण हुआ तब शासक कौन थे? तो शासक थे गोपाल देव। और इस मंदिर के निर्माण में किसने सहयोग प्रदान किया? तो सहयोग दिया लक्ष्मण देव राय ने। ठीक है। मंदिर की शैली की अगर बात करें, ये जो भोरम देव मंदिर है ये किस शैली में निर्मित है? तो याद रखिएगा, ये नागर शैली या चंदेल शैली, ठीक है, उसमें निर्मित है। नागर शैली क्या होती है, चंदेल शैली क्या होती है, आगे मैं उसको भी बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, मंदिर निर्माण की हमारे यहाँ भारत में 3 प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं। एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। नागर शैली बेसिकली आपके उत्तर भारत की शैली है और जो आपकी द्रविड़ शैली है ये दक्षिण भारत की शैली है और बेसर शैली जो है ये मध्य भारत की शैली है। ठीक है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ मध्य भारत में होते हुए भी यहाँ पे कौन सी शैली से निर्मित हो रही है? ये जो मंदिर है भोरम देव मंदिर, वो नागर शैली से, उत्तर भारत की शैली। इसको रेखीय शैली भी कहा जाता है। ऐसे करके आप देखेंगे तो एक रेखा में प्रतीत होती हैं। ठीक है। इसलिए इसको किस शैली के नाम से जाना जाता है? रेखीय शैली भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको सप्तभूमि शैली भी कहा जाता है। सप्तभूमि शैली, 4 अलग अलग नाम मिलते हैं। पहला नाम हमको पता चल गया नागर शैली, दूसरा नाम मिल गया रेखीय शैली, तीसरा नाम मिल गया सप्तभूमि शैली। ठीक है, उसको भी लिख दे रहा हूं यहां पे, रेखीय शैली और सप्तभूमि शैली। अब यहां पे एक शैली और जुड़ गया, वो क्या था? चंदेल शैली। देखिए आपको पता होगा मध्य प्रदेश में चंदेल वंशीय शासकों का शासनकाल था और चंदेल वंशीय जो शासक थे उन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में, याद रखिएगा खजुराहो में, स्पेशल जगह बोल रहा हूं, खजुराहो में उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से एक फेमस जो है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर, वर्ल्ड फेमस है कंदरिया महादेव मंदिर। किन्होंने बनवाया था? तो चंदेल वंशीय शासकों ने। कंदरिया महादेव मंदिर अपने आप में जो शैली होती है वो शैली नागर शैली थी, वो नागर शैली से बनाते थे और सेम शैली का प्रयोग किसमें किया गया है? तो भोरम देव के मंदिर में किया गया है। इसलिए इस शैली को, भोरम देव के मंदिर के इस शैली को चंदेल शैली भी कहा जाता है। रीजन क्योंकि ये जो शैली है वो चंदेल वंशीय शासक यूज करते थे और सेम शैली किसमें यूज हुआ है? भोरम देव के मंदिर में। इसलिए इसको नागर शैली, चंदेल शैली, रेखीय शैली या फिर सप्तभूमि शैली के नाम से जाना जाता है। जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो का एक टैगलाइन है, किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा भोरम देव के मंदिर को ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ भी कहा जाता है। याद रखिएगा,
छत्तीसगढ़ का खजुराहो और छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ किसको कहा जाता है? तो भोरम देव के मंदिर को कहा जाता है। रीजन ये है आपके, बहुत सारे ऐसे आर्ट मिलेंगे आपको जिसमें बारीक से बारीक नक्काशी की गई है, अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ठीक है। पत्थरों को काट काट कर इतनी बेहतरीन कारीगरी की गई है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ कहा जाता है। जो कलाकार होते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए यहाँ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है, मैं उस पर आता हूँ। कला तीर्थ क्यों कहा जाता है, समझ गए। यहाँ जो क्रिएटिविटी है वो आपको देखने को मिलेंगी एक एक पत्थर में। आप यहाँ अगर देखेंगे तो हर एक पत्थर में कहीं भी आप नजर घुमाएंगे तो बारीक से बारीक कलाकारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बात करें इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो की कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह उसके क्या है, समतुल्य है, उसी के समान दिखता है। कहाँ पे है वो मंदिर, कंदरिया महादेव तो खजुराहो में है, ठीक है। और हमारा जो भोरम देव मंदिर है ये कहाँ है, छपरी ग्राम में है, कवर्धा में। ये उसके समान ही दिखता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोल देते हैं, खजुराहो। खजुराहो तो आपका मध्य प्रदेश में है ना, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। लेकिन वहां में जो मंदिर है वैसा ही मंदिर हमारे पास भी है, फर्स्ट कॉपी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। या आप दूसरा चीज बोल सकते हैं, जो खजुराहो का मंदिर है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भोरम देव है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर क्या है, मध्य प्रदेश का भोरम देव। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। देखिए आपको कंपेयर करने के लिए मैं दिखा दे रहा हूं, ये है कंदरिया महादेव मंदिर, दोनों अलग अलग साइड से व्यू आपको मिलेगा। ये है हमारा भोरम देव मंदिर और ये है कंदरिया महादेव मंदिर। दोनों में बहुत सारी जो आपकी कलाकृतियां हैं, स्कल्पचर है, वो आपको देखने को मिलेगा। पत्थरों पर जो कारीगरी की गई है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही ये जो रेखीय गुण है ऐसा वाला, ये रेखीय गुण देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो शैली है इसको नागर शैली याद रखिएगा, साथ ही चंदेल शैली, रेखीय शैली या सप्तभूमि शैली कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों कहते हैं, तो खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसी के समान दिखाई देता है, उसके समतुल्य लगता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। साथ ही भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ भी कहा जाता है। क्लियर है। भोरम देव मंदिर के बारे में और हमको क्या जानना है, तो याद रखिएगा जो भोरम देव हैं वास्तव में ये क्या थे, तो भोरम देव एक आदिवासी देवता थे, ठीक है, जो भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। भोरम देव क्या थे, तो एक आदिवासी देवता थे। कौन, भगवान शिव का ही एक रूप है। अर्थात यह क्या मंदिर है, शिव मंदिर है। अब जाएंगे गर्भगृह में तो गर्भगृह में आपको क्या मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा। क्लियर है। भोरम देव के मंदिर में ये सारी चीजें आप देखेंगे और इतना ही आपको एग्जाम में पूछेगा। एक नया फैक्ट, कई बुक में ऐसा लिखा रहता है छपरी के समीप चौरा ग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, तो मैं आपको ये दिखा दूं भोरम देव मंदिर कहाँ है, छपरी में है, ठीक है, जिला कबीरधाम या कवर्धा। तो ये छपरी को याद रखिएगा, छपरी ग्राम है जहां भोरम देव मंदिर स्थित है। और एक चीज, भोरम देव मंदिर के प्रांगण में आपको इस प्रकार की एक प्रतिमा देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये प्रतिमा मैं यहां क्यों मेंशन कर रहा हूं, कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ देता है तो आपको पता रहे। एक ऐसी ही सेम प्रतिमा हमको देखने में मिलती है रुद्र शिव की प्रतिमा, ठीक है। विश्व की अद्भुत प्रतिमा ताला गांव के देवरानी मंदिर के द्वार पर उत्खनन के दौरान शिव के रौद्र रूप की अनुपम कृति युक्त एक प्रतिमा टीले में दबी हुई प्राप्त हुई। इसे 1987 में निकाला गया था। इस प्रतिमा को वास्तु इतिहास की अनहोनी कहा जा सकता है, जिसका नामकरण एवं अभिज्ञान आज तक नहीं हो सका। इस प्रतिमा का विवरण इस प्रकार है। प्रतिमा के 11 अंग, ठीक है, कितने अंग थे इसमें, 11 अंग विभिन्न प्राणियों से निर्मित किए गए। यह 7 फुट ऊंची तथा 6 टन वजन की लाल बलुई पत्थर से बनी है। इस प्रतिमा को अभी तक रुद्र शिव, महारुद्र, पशुपति, अघोरेश्वर, महायक्ष आदि नाम दिए जा चुके हैं। और ये है हमारा ताला गांव का रुद्र शिव की प्रतिमा, और ये है हमारा कबीर धाम का एक प्रतिमा। अब इसको शिव की प्रतिमा बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जो प्रतिमा है ये पुरानी है और ये नई है, मतलब इस प्रतिमा का जो इंस्पिरेशन है वो ताला गांव का रुद्र शिव की प्रतिमा ही है, उसके समान बनाने का प्रयास किया गया है। तो कभी आपको पूछे कि रुद्र शिव की प्रतिमा के समान एक और प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ है, तो याद रखिएगा भोरम देव में है। भोरम देव के मंदिर के प्रांगण में ये प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी, जो नॉर्मली कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन जानने योग्य बात है, इसलिए इसको मैं ऐड कर दिया हूं, ठीक है। चलिए अब पहुंचते हैं हमारे जो अगले शासक, जो 24वें शासक जिन्होंने मड़वा महल शिलालेख लिखवाया, वो कौन थे, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का जो विवाह है वो किनसे हुआ, तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से इनका विवाह होता है।
इन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और प्रेम प्रसंग में धीरे से दोनों क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। विवाह के पश्चात जो राजकुमारी अंबिका देवी है, कलचुरी राजकुमारी थी याद रखिएगा, विवाह होने के बाद ये महारानी बन जाती हैं। महारानी किनकी? रामचंद्र देव की। तो अंबिका देवी द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को कहा जाता है मड़वा महल। कई स्रोतों में आपको यह पता चलता है कि जो मड़वा महल है वो रामचंद्र देव अपने विवाह के लिए बनवाते हैं, ये भी मान सकते हैं आप लोग। लेकिन आपको जब छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो महल है इसको बनवाया था इनकी पत्नी अंबिका देवी ने, ठीक है, ना कि रामचंद्र देव ने। मड़वा महल को बनवाने वाले कौन है, निर्माण करवाने वाले तो अंबिका देवी हैं, जो कलचुरी राजकुमारी थी और जिनसे रामचंद्र का विवाह हुआ। मड़वा महल कब बनाया गया तो याद रखिएगा 1349 ईस्वी में मड़वा महल का निर्माण किया गया है। ये सन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोरम देव मंदिर 1089 और ये 1349, ये दोनों सन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको फड़ी नागवंश में कोई डेटा याद रखना है तो। क्लियर है। इसके अलावा रामचंद्र देव के द्वारा ही एक महल और बनवाया गया था। मड़वा महल मंदिर है, याद रखिएगा, महल नहीं है, ठीक है। मड़वा महल मंदिर है और एक मंदिर का निर्माण कराया गया, उस मंदिर का नाम है छेरकी महल, ठीक है। यह भी 14वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। यह हमारा कौन सा महल हो गया, मड़वा महल। ये दोनों ही मड़वा महल हैं, याद रखिएगा। इसका ज्ञान हमको कहां से मिलता है, ये मड़वा महल इन्होंने बनवाया तो इसका ज्ञान हमको पता चलता है मड़वा महल शिलालेख से। मड़वा महल शिलालेख आपको 2 मिले हैं, याद रखिएगा। ये जो मड़वा महल शिलालेख है ये आपको किसने बनवाया था मड़वा महल शिलालेख, तो एक मड़वा महल शिलालेख बनाया है कौन, रामचंद्र देव ने, जिसमें उन्होंने वंशावली दी है। अपने से ऊपर 23 शासक और अपने को मिलाकर कुल 24 शासकों की वंशावली दिए हैं। साथ ही मड़वा में ही एक मिलता है मड़वा महल सतीलेख, और ये सतीलेख जो है ये वाला है, 7 लाइन का है मड़वा महल सतीलेख। ये भी आपके मड़वा महल के पास से ही मिला है। इसको मड़वा महल सतीलेख कहा जाता है। जो आपको यहाँ पे डाला हूं ये मड़वा महल सतीलेख है। आप चाहें तो गूगल करेंगे, खोजेंगे तो ये मिल जाएगा इसके बारे में डेटा। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना बताऊंगा मड़वा से आपको मड़वा महल शिलालेख भी मिला है और मड़वा महल सतीलेख भी प्राप्त हुआ है। क्लियर है। अब मड़वा महल के बारे में हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र देव के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये दोनों ही है, मड़वा महल और छेरकी महल का। इनका विवाह किससे हुआ तो अंबिका देवी से हुआ, जो कलचुरी राजकुमारी थी। अंबिका देवी ने मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में कराया और साथ ही 14वीं शताब्दी में ही छेरकी महल का निर्माण रामचंद्र देव के द्वारा किया गया। मड़वा महल में एक शिलालेख, अब जहां भी मंदिर बनवाएंगे सिंपल सी बात है, राजा तो शिलालेख लिखवाएगा जिसमें अपने वंशावली को उसने उल्लेख किया है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले मड़वा महल की। मड़वा महल का निर्माण कब किया गया तो याद रखिएगा 1349 ईस्वी में मड़वा महल का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया तो स्थान वही है आपका छपरी ग्राम, ठीक है। छपरी ग्राम में मड़वा महल का निर्माण किया गया। इस मड़वा महल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक खंभा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप पहले फेस में देखेंगे तो 4 खंभे दिखेंगे, यहाँ दूसरे फेस में सेम 4 खंभे, ठीक है। यहाँ तीसरे फेस में 4 खंभे और इधर भी देखेंगे 4 खंभे, मतलब 4 × 4 के पेयर हैं, अर्थात कितने खंभे हैं 16 खंभे। ध्यान दीजिएगा, इस 16 खंभे होने के कारण इसको 16 खंभी मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा 16 खंभी मंदिर अगर पूछे तो बात हो रही है मड़वा महल की। छत्तीसगढ़ी में जो आपका मंडप रहता है उसको मड़वा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो मंडप है उसको क्या बोलते हैं, मड़वा। एक जनश्रुति है, एक लोक मान्यता है कि जो आपके रामचंद्र देव हैं उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका देवी जो राजकुमारी हुआ करती थी कलचुरी, उनसे विवाह करने के लिए एक मंडप बनवाया था और वो यही था, ठीक है। इस मंडप को मड़वा महल कहा गया। ये वास्तव में भगवान शिव का एक मंदिर है। इसमें जो भगवान शिव की पूजा होती है वो किस रूप में होती है तो याद रखिएगा, ये भी बता दूं मैं आपको, दुल्हा देव के रूप में होती है, ठीक है। दुल्हा देव के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव का जो यहाँ रूप है उसको किस नाम जाना जाता है, दुल्हा देव। तो क्या क्या मैं आपको बताया, मड़वा महल का एक नाम क्या है, 16 खंभी महल या दुल्हा देव मंदिर। यह एक वास्तव में शिव मंदिर है। इस मड़वा महल के निर्माण के समय शासक कौन था तो याद रखिएगा रामचंद्र देव शासक थे, जो 24वें क्रम के शासक थे। और ये हमको कहां से ज्ञात होता है तो इसी मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है। वास्तव में मड़वा महल के जो निर्माता रहे होंगे वो कौन थी तो इनकी पत्नी अंबिका देवी इसकी निर्माता थी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस मंदिर की शैली की अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग अभी देखे थे, जितने भी आपके फड़ी नागवंशीय शासक मिलेंगे वो कौन सी शैली को अडॉप्ट करेंगे तो नागर शैली या चंदेल शैली या रेखीय शैली या सप्तभूमि शैली है। वही कौन सी शैली तो मेन इसका ओरिजिन है नागर शैली।
लेकिन ये चंदेल शैली भी कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से आप अगर शैली देखें तो नागर शैली में ये रेखीय शैली हुआ करता था। यहाँ भी आप देखेंगे तो इसके ऊपर का हिस्सा उठ चुका है, लेकिन ये इस प्रकार से रेखीय शैली में बनाया गया था। इस मंदिर से प्राप्त शिलालेख से फड़ी नागवंश के शासकों की वंशावली भी हमको प्राप्त हुई है, जिसमें अहिराज तथा रामचंद्र के देव के बीच में 22 शासकों का उल्लेख होता है या मिलता है। ठीक है, इनके बीच में तो पहले शासक ये हो गए, फिर 22 शासक, फिर कौन, रामचंद्र देव। तो हमको कुल 24 शासकों का उल्लेख किससे पता चल जा रहा है, तो मड़वा महल शिलालेख से हमको 24 फड़ी नागवंशीय शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस मड़वा महल को और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दूल्हा देव मंदिर, मैं आपको पहले ही बताया था। इसमें जो भगवान शिव हैं उनको किस रूप में पूजा जाता है, दूल्हा देव के रूप में। उसके अलावा इसमें कितने खंबे हैं, तो 16 खंबे, इसलिए इसको 16 खंबी मंदिर भी कहा जाता है। 16 खंबे होने के कारण इसको, जो खंबे अर्थात पिलर्स ना, तो 16 खंबे होने के कारण इसको 16 खंभी मंदिर। वास्तव में ये क्या है, तो ये एक शिव मंदिर है। इसको छपरी शिव मंदिर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, छपरी ग्राम का शिव मंदिर। चलिए, इसमें थोड़ा सा मैं और कहानी ऐड करना चाहूंगा, जो मड़वा महल है उसमें डिटेलिंग। पहला चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके गर्भगृह में क्या है, तो इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह मंडप 16 स्तंभों पर टिकी हुई है। इसके कारण ही इसको 16 खंभी कहा जाता है, 16 स्तंभ जो है। ठीक है, इस मंदिर के बाह्य दीवारों पर सुंदर एवं कामोत्तेजक मूर्तियां बनाई गई हैं। इन दीवारों पर चित्रित मूर्तियां विभिन्न 54 मुद्राओं में दर्शाई गई हैं, जो अलग अलग पोजीशंस हैं। यहाँ सारे आसन जो है वो कामसूत्र से क्या है, प्रेरित हैं। ठीक है, कामसूत्र, वात्सायन की कामसूत्र जो थी उनसे ये प्रेरित हैं। आपके जितने भी आसन यहाँ दिखाए गए हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट डेटा में हम लोग जाते हैं, जो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो डेटा क्या है, तो ये मड़वा महल कहाँ है, तो छपरी में है, पहला चीज, क्योंकि ये डेटा सरकार देती है हमको। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं मड़वा महल के बारे में। यह स्मारक वास्तव में प्राचीन शिव मंदिर है, जो भोरम देव मंदिर के दक्षिण में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पश्चिम भूमुखी मंदिर में मंडप, एक गर्भगृह, 2 अंग है। यह प्राचीन मंदिर स्थानीय बोली में मड़वा या मड़वा महल कहा जाता है। मड़वा या मंडवा शब्द मंडप का बिगड़ा रूप है, अतः अनुमान है कि इसके विशाल 16 खंभी मंडप के कारण ही इसका नाम बाद में मड़वा या मड़वा महल पड़ा गया होगा। इसका मंडप 16 प्रस्तर स्तंभों पर आधारित है। मंदिर का गर्भगृह मंडप के धरातल से 1.5 मीटर गहरा है। इसके कृष्ण प्रस्तर निर्मित प्रवेश द्वार पुष्पीय आकृतियां एवं लतावल्लरी से अलंकृत है तथा दोनों ओर शिव प्रतिहार खड़े हुए हैं, जो भगवान शिव के द्वार पर रहते हैं उसकी बात हो रही है। सिरदल पर ललाटिंब में गणेश का अंकन है तथा गर्भगृह में जलधारी पर शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह की बाह्य भित्तियों पर क्राम क्रीडारत मिथुन मूर्तियों का अंकन हुआ है। मंडप एवं शिखर भाग का जीर्णोद्धार किया गया है। यह मंदिर स्थानीय चौरापुर के फड़ी नागवंशी राजा रामचंद्र देव की पत्नी अंबिका देवी के द्वारा, ठीक है, यहाँ एक लिखा है, 15वीं सती ईस्वी में बनवाया गया था। यह मंदिर स्थानीय फड़ी नागवंशी राजाओं के राजस्व काल में निर्मित मंदिरों का अच्छा उदाहरण है तथा इस वाम मार्गी तांत्रिक उपासना का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। यह हमारा एक सरकारी नोट था जो हमको जानना रहता है। ठीक है, इसमें हमको पता चल गया कि इस मंदिर को किसने बनाया था, अंबिका देवी के द्वारा बनवाया गया था, जो मैं आपको भी बताया। क्लियर है। चलिए, अगला हम लोग जानते हैं जो फड़ी नागवंशीय शासक रामचंद्र देव है, इनके ही शासन काल में बना था क्या, छेरकी महल। छेरकी महल का निर्माण कब किया गया था, तो याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। एग्जैक्ट सन नहीं मिलता है। ठीक है, कहां बनाया गया था, तो चौरा ग्राम में। अभी तक जितना हम लोग देखे वो छपरी ग्राम था, भोरम देव हो या आपका कौन सा मड़वा महल, जबकि छेरकी महल जो है ये चौरा ग्राम में बनाया गया है। ठीक है, ये है आपका छेरकी महल। इस छेरकी महल के बनने के समय शासक कौन थे, तो शासक थे रामचंद्र देव, जो 24वें क्रम के शासक थे। कहां से पता चलता है, तो मड़वा महल शिलालेख से हमको पता चलता है। इस मंदिर की शैली कैसी रही होगी, जैसा कि पूर्ववर्ती हम लोगों ने देखा, सेम शैली, नागर शैली या चंदेल शैली या रेखीय शैली या सप्तभूमि शैली। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देता था नागर शैली। क्लियर है। इस मंदिर में जो है वो बकरी, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, छेरी, इस मंदिर में बकरी की गंध आने के कारण इस मंदिर नुमा महल का नाम छेरकी महल पड़ा होगा। ये एक कल्पना है। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। अभी भी आप जाएंगे तो यहां से बकरी की गंध आती है, इसलिए इस मंदिर नुमा महल का नाम क्या रखा गया, छेरकी महल रखा गया। ठीक है,
इसे और एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? चौरा शिव मंदिर। चौरा ग्राम में है और वहां का शिव मंदिर है, इसलिए चौरा शिव मंदिर भी कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? भोरम देव मंदिर जो है वो लाल बलुई पत्थर से बना है। ठीक है, आपका मड़वा महल जो है वो भी लाल बलुई पत्थर से बना है, जबकि छेरकी महल याद रखिएगा ये ईंट से बना है। ईंट प्रस्तर से निर्मित इस मंदिर का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, जबकि मड़वा महल दक्षिणाभिमुख ही था। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये फंसाने के लिए पूछ देता है। ये किससे बना है? ईंट से, ईंट प्रस्तर से निर्मित है ये। इसके गर्भगृह की मैं अगर बात करूं तो इसके गर्भगृह में शिवलिंग और गणेश की मूर्ति है। ये ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग तो रहते हैं, साथ में यहाँ गणेश की मूर्ति भी क्या है? स्थापित है। अब सरकारी आंकड़ों में चलते हैं। ठीक है, ये जितना डेटा मैं आपको बताना था ये बुक इस डेटा बता दिया। छेरी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा छेरी बकरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए सरकारी आंकड़ों की बात करें तो छेरकी महल जो है ये कहाँ है? चौरा ग्राम में है। इसके बारे में जानते हैं। छेरकी महल चौरा, जिला कबीरधाम, कवर्धा। यह मंदिर संकरी या संकरी घाटी में चौरा गांव, प्राचीन नाम क्या था? चौरापुर की स्थली में मड़वा महल के आधे किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर भी शिव मंदिर ही है। ईंट निर्मित इस मंदिर की भित्ति में चूने के प्लास्टर का प्रयोग मिलता है। यह मंदिर भोरम देव एवं मड़वा महल की उपेक्षा छोटा है। इसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। स्थानीय फड़ी नागवंशीय राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं ईस्वी में कराया गया था, जो शिव को समर्पित था। गर्भगृह के बीचों बीच कृष्ण प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, याद रखिएगा। गर्भगृह के बीचों बीच कृष्ण प्रस्तर निर्मित शिवलिंग स्थापित है तथा गणेश की मूर्ति रखी है। मंदिर को कृष्ण प्रस्तर निर्मित द्वार चौखट के सिरदल पर मध्य में बैठे हुए चतुर्भुजी गणेश एवं शिव पार्वती तथा द्वार शाखाओं पर नदी देवियों का अंकन किया गया है। संभवतः मंदिर का द्वार खुला होने से छेरी अर्थात बकरी आदि पशुओं के इसमें बैठने या बांध दिए जाने के कारण इसका नाम बाद में छेरकी महल पड़ गया होगा। क्लियर है? तो ये हमारा सरकारी जो नोट है वहां का, वो चीज आपको जानना चाहिए। चलिए अब पहुंच जाते हैं हमारे फड़ी नागवंशीय शासक, अंतिम शासक। अगोरा मन में अ हो गया अहिराज, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव, मन में मोडिंग देव। मोडिंग देव कौन थे? तो मोडिंग देव इस वंश के अंतिम शासक थे। अब ये अंतिम शासक थे, हमको कैसे पता चला? तो खल्लारी शिलालेख से हमको इनके बारे में ज्ञात होता है कि खल्लारी शिलालेख, या जिसको हमारा छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी भी कहता है, उसके अनुसार रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय के पिता रामचंद्र देव द्वारा ये पराजित किए गए थे और ये अंतिम शासक हो गए। इसको मैं रायपुर के कलचुरी जब आपको मैं पढ़ाया था तब भी आपको बताया था रामचंद्र देव के बारे में। खल्लारी शिलालेख के अनुसार इन्होंने फड़ी नागवंशी शासक मोडिंग देव को हराया था। ये हम लोग रायपुर के लहुरी शाखा देख रहे थे, तब मैं ये डेटा आपको मैं वहां बताया था। क्लियर है? तो इतने में हमारे फड़ी नागवंशी सभी शासक, अ से अहिराज, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव और मन से मोडिंग देव, अगोरा मन करके आप याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट। और बाकी जो नाम है मड़वा महल शिलालेख से जो नाम मिलते हैं वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा इस वंश का समाप्ति हो जाता है, ठीक है, लेकिन कवर्धा में एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाता है, वो है कवर्धा राजमहल। तो थोड़ा सा कवर्धा राजमहल या कवर्धा पैलेस के बारे में बता दूं। इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था 1930 के समय में, 1930 ईस्वी में कराया गया था। याद रखिएगा अंग्रेजों का दौर है ये, मध्यकालीन आपका नहीं चल रहा है, आधुनिक में ये बना है ना। ठीक है, कहाँ बनाया गया था? तो कवर्धा राजमहल जो है वो कवर्धा में बनाया गया था। इस कवर्धा राजमहल के डिजाइनर कौन थे? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस कवर्धा राजमहल के जो डिजाइनर थे वो महाराजा धर्मराज सिंह थे। इस प्रकार से ये कवर्धा महल है। इसमें क्या क्या खासियत है? तो इसमें इटालियन मार्बल और संगमरमर से ये पूरा निर्मित है। साथ ही इसके जो गुंबद है, इस प्रकार आप देखेंगे ये जो गुंबद है, इसमें गुंबद के अंदर की ओर सोने और चांदी से कलाकृति की गई थी जब बनाया गया था। बाद में जो अंग्रेज जब आए, अंग्रेज यहाँ से भी बहुत सारी चीजें लूट कर ले गए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज और एक हो जाता है ये वाला जो दरवाजा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक जो दरवाजा है, इस दरवाजा को कहा जाता है हाथी द्वार या हाथी गेट या हाथी दरवाजा। ठीक है, हाथी दरवाजा, हाथी द्वार या हाथी गेट, ये कवर्धा राजमहल का मुख्य दरवाजा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा ये आपका हाथी दरवाजा भी पूछ लिया गया है, डिजाइनर भी पूछ लिया गया है और कवर्धा में थे, तो मैं ये आपको बता दिया। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली क्लास में जो है हम लोग छिंटक नागवंशीय शासकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।